हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। आज की इस क्लास में हम सब शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के भौगोलिक विस्तार और स्थिति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में, भारत का जो ज्योग्राफी है उसके सामान्य परिचय के बारे में समझाऊंगी। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको उनके बारे में जरूर से आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर जाती है 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने अभी लाइन खींची है, इस तरीके से ग्लोब के ऊपर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ये हमारे जो ग्लोब को है, पूरी पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इसमें हमारी स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाओं में कुछ लाइनें इस तरीके से भी खिंची हुई होती है, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स। इस तरीके से कुछ लाइंस खिंची हुई होती हैं जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं की मदद से, यानी 0 डिग्री देशांतर जो लाइन होती है, ये हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, ये मिलकर हमारी पृथ्वी को 4 भागों में बांटती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन कौन से गोलार्धों में बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जबकि देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंदर बांटती है। अब यहाँ पर हम देखें, इंडिया यहाँ पर कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में सिचुएटेड है, ठीक है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये पहली लाइन हमने जस्टिफाई कर ली है। आप, आई होप आप समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए, भारत दक्षिणी एशिया का भाग है। किसका भाग है? दक्षिणी एशिया का भाग है। तो ये हम लोग जानते ही हैं। आप लोग प्लीज एक काम कीजिएगा कि अपने साथ में मैप जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें मैप बहुत ज्यादा इसेंशियल है आपके साथ होना। तो इसमें आप देखिए कि भारत दक्षिण एशिया का भाग है। जब आप उसमें एशिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत उसमें साउथ के अंदर है, ठीक है। तो ये लाइन हमने पढ़ लिया, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में देखिए, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यानी अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में अगर आप ऐसे बनाएंगे, उसको रफली बनाएंगे एक बार, तो इसमें देखेंगे कि इंडिया की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, 4 कोणों वाली आकृति है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% इंडिया में है, समझ रहे? यानी जो विश्व का पूरा लैंड मास है उसका 2.4% किस में है? इंडिया में है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि जो एरिया है हमारी कंट्री का, हमारे प्यारे भारत का, उसके आधार पर हमारा 7th रैंक है, ठीक है। हमसे बड़े और भी कंट्रीज हैं, तो उसमें देख लीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर चाइना, फिफ्थ पर ब्राजील, 6th पर ऑस्ट्रेलिया और 7th पर इंडिया। इस तरह के जो नॉलेज है आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली आपसे बहुत ही कम पूछा जाएगा कि कौन सी रैंक पर मतलब इंडिया रिलाई करता है, मतलब इंडिया का आता है क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं फ्रेम करके एग्जाम में कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 6 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया से बड़ी है, ठीक है। अब हम जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान देख लेते हैं। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है कि अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों में फर्स्ट रैंक पर ही आ चुके हैं जनसंख्या के आधार पर, तो और सेकंड रैंक पर चाइना है, ठीक है। थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर इंडोनेशिया और 5th पर पाकिस्तान है, ठीक है। 5th पर कौन है? पाकिस्तान है। भारत, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है, ठीक है। अब दोस्तों, हम भारत के डिफरेंट नेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम भारत को भारत या फिर इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया का ये नाम बहुत ही पुराना है और इससे पहले भी
इसके कई नाम रह चुके हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स में, बहुत सारी जगह पे हमें इंडिया के बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैं आपको एक बार उनके बारे में ब्रीफ में बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए आप हेरोडोटस लिटरेचर, इसमें इंडिया का नाम इंडिया दिया गया है, ठीक है, हमारे भारत का नाम उसमें इंडिया दिया गया है हेरोडोटस लिटरेचर में। हेरोडोटस आप लोग जानते ही होंगे, इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। उसके बाद में बाइबल आती है, बाइबल में इंडिया का नाम है होदू, क्या नाम है, होदू, ठीक है। मैगस्थनीज की एक ग्रीक बुक है, उसमें इंडिया का नाम इंडिके दिया गया है, क्या दिया गया है, इंडिके दिया गया है। और चाणक्य की बुक जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने जो बुक लिखी है उसमें इंडिया का नाम जम्बू द्वीप दिया गया है, ठीक है। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग का जो लिटरेचर है, ह्वेनसांग कौन थे, चाइना से आए थे, एक बौद्ध यात्री थे और हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए थे, 7th सेंचुरी के अप्रॉक्स आए थे वे। तो उन्होंने हमारे भारत को अपने लिटरेचर में 5 इंडीज का नाम दिया है, 5 इंडीज का नाम दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के कुछ और भी नेम्स हैं, तो उनको आपको अपने दिमाग में रखना है। और अब आप देख लीजिए कि अगर मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊं, मैं आपको बता चुकी हूं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुछ और भी जानकारी आपको देना चाहूंगी। पहली बात है कि अक्षांश हमारे टोटल कितने हैं, 181। कितने अक्षांश हैं हमारे पास, 181 अक्षांश हैं। और अक्षांश रेखाएं कितनी है हमारे पास, 179, ठीक है, कितनी है, 179। अब ऐसा क्यों है कि अक्षांश तो 181 है लेकिन रेखाएं 179 ही हैं, 2 कम क्यों हैं? तो इसका रीजन ये है कि यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल, ये डॉट्स हैं, ये ऐसी कोई रेखाएं वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हमने हमारे अध्ययन के हिसाब से, हमारी लोकेशन निकालने के लिए या फिर और भी कई स्टडी पर्पस के हिसाब से इन रेखाओं को काल्पनिक रूप में हमने बनाया था। तो यहां पर आप देख लीजिए, ग्लोब जो है हमारा, उसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं हैं ये एक तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो अक्षांश, तो फिर यहाँ पर एकदम नॉर्थ पोल पर कौन सा अक्षांश बनेगा, इसलिए यहाँ पर अक्षांश बिंदु रूप में है, ठीक है, रेखा नहीं है, बिंदु रूप में है। और दक्षिणी जो हमारा साउथ पोल है उसके अंदर भी अक्षांश बिंदु के रूप में ही पाया जा रहा है, इसलिए अक्षांश रेखाएं तो 179 है लेकिन अक्षांश टोटल 181 है, ठीक है। अब आगे देखिए देशांतर। तो देशांतर आप लोग जानते ही हैं कि जो यूं सीधी रेखाएं ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनका हम अभी पहले भी देखे थे वर्णन, तो उसमें 360 डिग्री हमारे पास में देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर जो होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हर कंट्री अपना जो है अपने अपने कंट्री में टाइम डिसाइड करने में उसको काम में लेती है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है, ये वाली, ओके। और ये कहां से निकलती है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन कहां से निकलती है, ये निकलती है ब्रिटेन के लंदन से। ब्रिटेन के लंदन से ये जो है, ये टाइमलाइन 0 डिग्री देशांतर ये निकलती है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में इतनी जानकारी मैंने अभी तक आपको दे दी है। अब आप लोग आगे देखिए। अब यहां पर देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं हमारी पृथ्वी को कितने तरह के कटिबंधों में बांटती है, ठीक है। ऐसे क्यों होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है, और अगर हम पोलर साइड में जाएं, उत्तरी अक्षांशों में जाएं या दक्षिणी अक्षांशों में जाएं, तो वहां पर सर्दी अधिक होती है। ऐसे क्यों होता है, तो इसकी वजह भी हमें अक्षांशों के अध्ययन से ही पता लग सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत वृत्त भी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विषुवत वृत्त भी कहलाता है। यहाँ पर मौसम एकदम शांत रहता है, वैसे तो यहाँ गर्मी ही होती है, मौसम एकदम शांत रहता है, इसको डोल ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा पाई जाती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जो कि हमारे इंडिया को भी मतलब अप्रोक्स बीच बीच में से काटती है, 2 भागों में बांट देती है इंडिया को। तो वो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ वाली, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इससे ऊपर आ रहा है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त,
ठीक है, कौन सा व्रत है? आर्कटिक व्रत है। तो आप लोगों ने 0 डिग्री जो है हमारी विषुवत व्रत से नॉर्थ की साइड में सारा पढ़ लिया है, उसके बाद में आता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो 0 डिग्री नॉर्थ में विषुवत व्रत है। ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इससे ऊपर अगर हम लोग बढ़े तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाला हमारा अक्षांश है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में और 66.5 डिग्री नॉर्थ यहां तक के वाले क्षेत्र में, इस वाले इलाके में शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि सर्दी प्लस गर्मी वाला, पर सर्दी का प्रभाव यहाँ ज्यादा रहता है। इससे ऊपर यानी 66.5 डिग्री से लेकर यहाँ पर कितने डिग्री होता है अक्षांश? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कौन सा है? शीत कटिबंध है। कौन सा है? शीत कटिबंध है। ठीक है, तो अब आपको ऊपर का तो सबको समझ में आ चुका है। अब आप एक बार दक्षिणी जो हमारे अक्षांश है उनके बारे में भी देख लीजिए। तो विषुवत व्रत से नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक यहाँ पर मकर रेखा पाई जाती है। मकर रेखा जो है, इसके यहाँ पर कटिबंध देखिए सेम रहेंगे, जैसे यहाँ पर था तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय, यहां पर शीत कटिबंधीय। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक व्रत कहते हैं, जबकि 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। अंटार्कटिक व्रत भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो अक्षांश है वो पृथ्वी को कई सारे कटिबंधों में डिवाइड करते हैं। हमें रीजन पता चल गया कि मतलब क्यों पृथ्वी में हर जगह अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़े तो ठंड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये रीजन तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आगे देखिए, अब भारत कहाँ स्थित है? भारत जो है, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इंडिया यहां स्थित है। समझ रहे? ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। और ये इस देशांतर के माध्यम से, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके माध्यम से ये पूर्वी गोलार्ध में बटा हुआ है। पूर्वी गोलार्ध, यानी कि इंडिया कहां सिचुएटेड है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब आप इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन इन अक्षांशों के माध्यम से निकाल सकते हैं, इन देशांतरों के माध्यम से निकाल सकते हैं कि इंडिया एग्जैक्टली कहां पर है, कौन से अक्षांश पर है। तो यहां पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ओके, और देशांतरों की बात करूं तो यहां से मतलब यहां से यहां तक ये देशांतर हैं। तो ये देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दोनों देशांतर पूर्वी देशांतर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों ही देशांतर पूर्वी गोलार्ध के होंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम्स में, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसका और कोई स्कोप भी नहीं है। भारत में लगभग 30 अक्षांश और 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं भारत से। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इसमें यहाँ पर ऐसे अगर मैं अक्षांश रेखाएं बनाऊं तो ऐसे लगभग 30 अक्षांश रेखाएं और 30 ही देशांतर रेखाएं गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से भारत का समय 5:30 मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5:30 घंटा आगे है। ठीक है, भारत का समय। अब ये कौन सी लाइन है? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि 0 डिग्री जो देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर जो है वे क्या है? GMT है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन।
ठीक है। तो ये जो देशांतर है यहाँ पर, यहाँ का जो समय है उस समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 1 मिनट में वापस पढ़ा देती हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। समझ गए आप? यानी कि जो भारत की जलवायु है वो मोस्टली डिपेंड करती है किस पर? मानसून पर, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अगर ये कभी किसी एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, तो आपको भाई ये बात ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब हम भारत जो हमारा इंडिया है उसके विस्तार, भौगोलिक विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो जो इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, प्लीज बेयर विद इट, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना पाई हूं बट मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई का, वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। ओके, लद्दाख से कन्याकुमारी तक का। ठीक है, तो ये हो गया भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, जो कितना है? 3,214 किलोमीटर। अब आप आगे देखो, जो पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार है, ये कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर का। ठीक है, अब आप देखिए भारत के दूरस्थ स्थान। अब हमारा जो इंडिया है इसके मतलब बहुत दूर दूर के, सबसे दूर दूर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में दूर दूर वाले पॉइंट्स कौन से हैं, तो आप वो देख लीजिए। तो एक बार हम लोग पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अंडमान और निकोबार भी। ठीक है, क्योंकि वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना। ठीक है, तो यहां पर देखिए भारत के सबसे दूरस्थ स्थान कौन से हैं? उत्तर में इंदिरा कॉल, ठीक है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, यहां पर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं। ये आपको 2 अदर नेम है जिन्हें भी ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी इन नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। अब इन दोनों में देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों के नेम इंदिरा से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि कॉल जब आता है तो हम उसको उठाकर अपने कान पर लगाते हैं, इसीलिए कॉल जो है कान पर लगाएंगे। कान कहाँ होता है हमारी बॉडी में? ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होता है, इसीलिए इंदिरा कॉल ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिण वाला पॉइंट है। ये बात को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, हम पश्चिम में बात करें, अगर पश्चिम में गुहर मोती जो गांव है, गुहर मोती पश्चिमी, यहाँ पर गुजरात में है ये। ठीक है, पश्चिम में गुहर मोती गांव कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सबसे मतलब पश्चिमतम बिंदु है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पर एक और इलाका है सरक्रीक, जिसको बोलते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत लंबे ही टाइम से डिस्प्यूटेड इलाका है, आज भी डिस्प्यूटेड इलाका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमतम इलाका है वो क्या है? गुहर मोती गांव, कच्छ जिला, गुजरात। ठीक है, पूर्व में अगर हम लोग देखें तो किबीथू गांव अंजान जिला, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबीथू गांव अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे फार मोस्ट जो गांव है वो कौन सा है? किबीथू गांव, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं, यानी कि यहां से हमारी तटीय रेखा शुरू हो रही है गुजरात से। ये सब क्या है? हमारे तटीय राज्य। ठीक है, ठीक है, ये वाले। ओके,
तो कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे? इसमें आएगा देखिए गुजरात, फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक। यहाँ पर गोवा नहीं लिखा हुआ है, गोवा भी आप लोग ध्यान रखें, गोवा भी एक तटीय राज्य ही है, गोवा। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, गुजरात यहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक नीचे, उससे पहले गोवा, केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से ये 9 राज्य जो हैं ये हमारे तटीय राज्य हैं। 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत की तट रेखा से लगती है। ठीक है, इसके अंदर हमने भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दूरियों के बारे में पढ़ लिया, और हमने ये भी देख लिया कि भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा तटीय क्षेत्रों से लगती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ अभी हम इस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। स्टे ट्यून्ड फॉर more such kind of videos. Thank you so much.